चलो पढ़ना स्टार्ट करें। कल हमने 4 ज़िले या 3 ज़िले बस लास्ट के रह गए थे, बाकी पढ़ लिया था। शायद सोनीपत लास्ट पढ़ा था हम लोगों ने। एटलस साइकिल की बातचीत चल रही थी ना। बताओ एटलस कंपनी कब खुली सोनीपत में? 50। हरियाणा में पहला एक्सपेरिमेंटल एक स्कूल खुला था स्पोर्ट्स में, राई। तब तुम्हारी पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। किस सन की घटना है ये? 1973 की। अब ध्यान से सुनो, दो स्कूल तुम्हारे राज्य में एक्सपेरिमेंटल खोले गए थे। एक 1961, आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा दो, एक 1973। 1961 का स्कूल 5 स्कूलों में से एक था, करनाल का कुंजपुरा। और ये कुंजपुरा वाला स्कूल क्या कहलाता है? हमारा सैनिक स्कूल। देश में 5 स्कूल खुले थे उस ज़माने में। पहला हमारे यहाँ, हम तब पंजाब थे, क्योंकि 66 से पहले तो पंजाब से हम अलग हुए ही नहीं। पंजाब में 2 स्कूल खुले, एक हरियाणा वाली बेल्ट में, एक पंजाब की बेल्ट में, एक राजस्थान, एक गुजरात, एक महाराष्ट्र। अगर पूछें देश का पहला, तो कुंजपुरा वाले का नाम आएगा। 1973 में दूसरा एक्सपेरिमेंट था स्पोर्ट्स और पढ़ाई को इकट्ठे और स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी पे रख के पढ़ाई को उसके साथ साथ चलाना। इंडिया में क्या है, पढ़ाई मेन है, स्पोर्ट्स साथ साथ चलते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल स्कूल था राई स्पोर्ट्स स्कूल, जिसको हम कहते हैं मोतीलाल नेहरू राई स्पोर्ट्स स्कूल या स्पोर्ट्स स्कूल राई। MN ऐसे लिखा होता है ना, मोतीलाल नेहरू राई स्पोर्ट्स स्कूल। कहीं SSR भी लिखा है, तो मोतीलाल नेहरू के नाम पर है। 73 में नेहरू के नाम पे क्यों है हमें पता चल गया, सरकार कांग्रेस की थी। इस टाइम तुम्हारी पीएम कौन थी? इसका मेन काम डिफेंस का था, तो इस टाइम डिफेंस मिनिस्टर कौन था? VK कृष्णा मेनन। मैंने ये लिखवा रखा है तुम्हें साथ साथ। कल हमने लास्ट एटलस के बारे में बातचीत की थी। एटलस कंपनी 1950 में, जो उस जमाने में भगत सिंह के खिलाफ जिन लोगों ने अंग्रेज सरकार को सबूत दिए थे या गवाही दी थी, उन्हें फ्री में बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें बांटी गई थी। उस टाइम पे मैंने आपको बताया था, हरियाणा के बहुत सारी बड़ी बड़ी बेल्ट में मुफ्त की दी गई ज़मीन में से ये ज़मीन थी, जिसपे 1950 में क्या लगा दिया गया था? एटलस। आज एटलस नहीं चलती, लेकिन एटलस एक ज़माने में पहचान थी पूरे भारत की, हरियाणा की, और हरियाणा में सोनीपत की। सोनीपत खेती में कुछ चीज़ों में नंबर 1 है, जैसे सीताफल या पेठा, और मशरूम खुम्बी में, और एक बटन मशरूम करके प्रजाति है खुम्बी की, इसमें हरियाणा का सोनीपत नंबर 1 पर है। ये सब चीज़ें हमने कल पढ़ी थी, आज इसको आगे देखते हैं। पहला नाम क्या लिखा है सोनीपत के बाद? मेवात। मेवात के बाद अगला क्या लिखा है? पलवल। और उससे अगला लास्ट। आज ये खत्म हो जाएगा टॉपिक, तो ध्यान से सुन लो, समझ लो। ये 3 के साथ हमारे 22 ज़िले पूरे। अब तुम्हें एक बेसिक सी बात समझ में आ गई कि कैसे 22 ज़िले बने, कहाँ की क्या खास बात है। इसके बाद जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, नदियाँ, पहाड़, खेती और फसलें, तो तुम्हें बहुत आसान दिखेंगी। सबसे पहले बात करते हैं मेवात की, जिसका अब नाम क्या है? नूंह। एक ज़माना था 3-4 साल पहले, जब मेवात और महेंद्रगढ़ 2 ऐसे ज़िले थे जिनका नाम अलग था, जिनका हेडक्वार्टर अलग था। आज सिर्फ महेंद्रगढ़ है जिसका हेडक्वार्टर नारनौल में है। एक नारनौंद जगह भी है, कहाँ पड़ेगी? हिसार में। तो नारनौंद, नारनौल अलग अलग हैं। अब महेंद्रगढ़ का हेडक्वार्टर अकेले का अलग है, क्योंकि मेवात का नाम अब क्या पड़ गया? नूंह। इसके बनाने के पीछे बहुत बड़ा कारण महात्मा गांधी की वो ज़बान। जब अंग्रेज़ भारत छोड़ गए और भारत का विभाजन हुआ, तो पंजाब ग्रसित एरिया था, पंजाब का डिवीज़न हुआ था। पंजाब का ईस्टर्न हिस्सा हमें मिला और पंजाब का वेस्टर्न हिस्सा चला गया पाकिस्तान में। तो यहाँ से जब लोग भाग भाग के आ रहे थे, तो यहाँ से लोग जा भी तो रहे होंगे। जो मुस्लिम थे वो भाग रहे थे पाकिस्तान की तरफ कि हमें इंडिया मार देगा, और जो हिंदू थे वो भाग रहे थे हमारी तरफ कि उन्हें पाकिस्तान मार देगा। उस टाइम पर महात्मा गांधी 1947 के दिसंबर की घटना है, आप आज़ाद हुए थे अगस्त में।
सितंबर अक्टूबर में पाकिस्तान ने आपके कश्मीर पे अटैक कर दिया था, उसके बाद की घटना है 1947 का दिसंबर, यानी कि गांधी की मौत से 1 महीने पहले की घटना। तब गांधी ने पलवल, गांधी जी इसमें आए थे, ये मेवात के एरिया में, और इन्होंने कहा था कि मेव जाति जो मुस्लिम बाहुल्य कम्युनिटी है, इनको किसी तरह की चिंता नहीं करनी, और मैं अपनी जबान देता हूं कि तुम यहाँ बिल्कुल सेफ हो, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। इनके रोकने पर मेव जाति के मुसलमान इंडिया में रुक गए थे और वो आज तक यहीं पर है, मेव जाति। तब इन्होंने कहा था कि तुम्हारे एरिया का नाम रख देंगे और तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर 1 महीने बाद गांधी जी का खुद ही मर्डर हो गया। 1948 जनवरी में गांधी जी की हत्या कर दी गई। इसके बाद फिर मेवात की कहाँ किसी ने सुननी थी, ठीक है, वो लोग यहाँ रह गए और उसके बाद फिर आवाजाही भी एक तरह से बंद कर दी गई कि जो चले गए सो चले गए, बाद में आवाजाही नहीं थी आसान। उसके बाद इस पुरानी बात को दोबारा उठाया गया 2004 के आसपास और कहा गया कि भाई गांधी जी की वो बात मेवात वाली तो रह ही गई। तो फिर उस टाइम पे चौटाला सरकार ने ये बात कही कि हम गांधी जी की उस बात पे काम करेंगे और हम मेवात के एरिया में सत्यमेवपुरम, क्योंकि सत्य की ही जय होती है, सत्यमेव जयते तुम्हारा नारा है ना, ये मुंडक उपनिषद का, हिंदुओं की एक इम्पॉर्टेंट किताब का। तो कहा इस एरिया का नाम रखते हैं सत्यमेवपुरम। पुरम कोई भी शहर को कहा करते थे पुराने जमाने में। तो सत्यमेवपुरम की बात की चौटाला सरकार ने, लेकिन उस बात के करने के कई महीने बाद जाके ये सामने आया और तब इसका नाम सत्यमेवपुरम नहीं रखा। तब कहा कि मेव जाति के लोग ज्यादा हैं, इसलिए इस बेल्ट का नाम क्या रखा जाए, मेवात। तो मेवात बना था आपका कौन से साल में, 2005 में। कौन से महीने में, चौथी तारीख थी चौथे महीने की और 2005। अगर 444 होता तो बहुत अच्छा रहता, पर नहीं है, 4/4/2005 में। अब बिल्कुल तुम्हारे सामने कुछ साल पहले मेवात का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, न्यू, यानी जिसका हेडक्वार्टर पहले अलग था, वो 2 थे, नाम अलग था, अब उनमें सिर्फ एक रह गया, महेंद्रगढ़। बाकी मेवात का नाम अब क्या फेमस हो गया, यहीं पे हेडक्वार्टर। पढ़ाई लिखाई सबसे कमजोर है मेवात की, कम से कम पिछली जनगणना तक, और जहां आपके हरियाणा का दावा है कि हम 75% से ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वहां मेवात काफी पीछे खड़ा है और लगभग 20-21% का फासला है। 54% यहाँ लिटरेसी रेट है। तुम सोचो लिटरेसी की एवरेज 54 है तो औरतें कितनी पीछे होंगी, क्योंकि औरतों की प्रतिशतता जनरली एवरेज से 10 पीछे रहती है, चाहे देश की बात करें चाहे यहाँ की। तो हरियाणा में सबसे कम पढ़ी लिखी औरतें किस जिले में मिलेंगी, और आदमी भी कम है, एवरेज ही कम है इनका, पूरे राज्य का एवरेज 75, इनका 54। औरतें तो बहुत ही कम है, 37-38% पढ़ी लिखी। लेकिन अब धीरे 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 मेवात को बढ़ावा मिल रहा है और सरकारें आ रही हैं और मेवात पे काम कर रही हैं। मेवात में जमीन खाली पड़ी है क्योंकि उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो यहाँ पे गोल्फ कोर्स डेवलप कर दिया गया। आप जानते हैं गोल्फ कोर्स किसी नॉर्मल आदमी के पहुंच का खेल नहीं होता। इस गोल्फ कोर्स में सिर्फ एंट्री टिकट ही जो है 1 साल की जो बनती है यहाँ की मेंबरशिप, वो लाखों रुपए की बनती है। तो आपके यहाँ गोल्फ कोर्स या तो फरीदाबाद का फेमस था, अब करनाल का भी फेमस है, या फिर यहाँ पर कंट्री क्लब भी बना दिया गया। कई छोटे मोटे पुराने जमाने के यहाँ महल या इस तरह की चीजें हैं जो एग्जाम में आ जाती हैं। अगला नाम क्या लिखा है, पलवल। हरियाणा का पलवल एक ऐसा जिला जिसको 2 कारणों से जाना जाता है। एक तो शुगर सिटी है, जिसको कहते हैं शक्कर नगरी या शुगर सिटी। ऐसा नहीं कि यहाँ गन्ने बहुत ज्यादा हैं या मिलें ज्यादा हैं, गन्ना ज्यादा है आपका यमुनानगर, लेकिन इसका नाम पड़ गया, एक इसका नाम पड़ गया सिटी ऑफ स्कूल्स, यानी विद्यालयों का शहर। ऐसा भी नहीं है कि इससे ज्यादा विद्यालय कहीं नहीं है, पर कोई चीज फेमस हो जाती है तो अगर कहें स्कूल्स की नगरी या विद्यालयों की नगरी, और शक्कर नगरी या शुगर सिटी में 2 नाम आते हैं, एक रोहतक का और एक पलवल का। इसको कॉटन सिटी भी कहा जाता है, कॉटन सिटी। लेकिन सबसे ज्यादा कॉटन पैदा होता है सिरसा में। सिरसा कई चीजों के प्रोडक्शन में नंबर 1 था, सबसे बड़ा एरिया कितना था उसका, 4277 वर्ग किलोमीटर, तो वहां कई चीजें ज्यादा थी। लेकिन कॉटन सिटी पूछेंगे तो पलवल। कहते हैं एक असुर था, एक राक्षस था जिसका नाम था पलवा। उसके पूरे नाम को पलवासुर, कि पलवा प्लस असुर, तो पलवासुर राक्षस था जिसके नाम पर कहते हैं इसका नाम पलवल पड़ा। असुर कोई अच्छी चीज तो होती नहीं। इस पलवासुर को भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई, जो शायद मैंने कल भी बात की थी, बलराम ने इसका वध किया था पलवासुर का। इसीलिए बलदेव, इनका नाम बलदेव भी था ना,
इन्हीं को दाऊ बोलते थे। तो इनके नाम का मेला लगता है, बलदेव छठ का मेला लगता है आज भी। पहले फरीदाबाद में लगता था, पर जब से ये पलवल फरीदाबाद से अलग हो गया, यहाँ लगने लग गया। बलदेव यानी बलराम, इनका इकलौता मंदिर हरियाणा में वनचारी, या इसी को मैंने कल बताया था वनचारी, इस गांव में है। टोटल धरती पर बलराम या बलदेव के मंदिर ही 4 हैं, जिनमें से 3 हैं यूपी में और एक तुम्हारे हरियाणा के पलवल के बंचारी या वनचारी गांव में है। तो पलवल जब आए तो एक असुर याद कर लेना जिसका नाम था पलवासुर, जिसका वध किसने किया था? बलराम। किस किस चीज का शहर है ये? स्कूलों का, शक्कर का और कॉटन की नगरी। अगला क्या लिखा है? हाँ, यमुना की एंट्री हरियाणा में यहीं से होती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया यमुना नगर। शुरू से नहीं था, आपके ऊपर कृपा हुई, KRPY, 1 नवंबर 1989 को ये जिला बना। और यमुना की खासियत ये कि भाई यमुना यहाँ पे आती है तो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। पहले एक ज़माने में इसका नाम था अब्दुल्लापुर, यहाँ एक मंडी हुआ करती थी, अब्दुल्लापुर मंडी, और टिम्बर का बहुत बड़ा कामकाज था। टिम्बर मतलब लकड़ी, तो लकड़ी का बहुत बड़ा कामकाज था। इस एरिया में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है छछरौली। आपको पता हो तो हरियाणा के 2 नेशनल पार्क हैं, एक गुड़गांव में सुल्तानपुर और एक यहाँ कलेसर। जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उन्हें पता है 110 साल बाद यहाँ कलेसर में एक बाघ घूमता देखा गया ना। तो यहाँ पे हमारा नेशनल पार्क है और एरिया काफ़ी बड़ा है इस नेशनल पार्क का। इतने ज़्यादा जंगल होने का फ़ायदा ये है कि यहाँ बारिश ज़्यादा होती है, इसीलिए छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी भी कह दिया जाता है। तो इसकी खास बात यही है कि बहुत बड़ा यहाँ पे पुराने ज़माने का टिम्बर मार्केट है, लकड़ियों का बड़े लेवल पे यहाँ उत्पादन होता है, क्योंकि यहाँ कितने ही पेड़ होंगे ना। तो प्राचीन काल से यहाँ कहते हैं 150 साल पुरानी दुकानें यहाँ आज भी चल रही हैं। यहाँ बहुत सारे हमारे ऐतिहासिक तीर्थ स्थल हैं और ऐसा कहा जाता है कि वैदिक काल में जब पोल्यूशन नहीं था और चीज़ें इतनी बसी हुई नहीं थी, तो यहाँ एक गुफा है नर नारायण गुफा, अगर उसमें ऊपर जाते थे तो वहाँ से कैलाश पर्वत, जो आज कहाँ कितना दूर है, वो कोई भी आदमी वहाँ चढ़ के उसको देख सकता था। तो जब भी धार्मिक स्थलों की बात आएगी तो ज़्यादातर आपको 2 चीज़ याद रखनी है, या तो आपके धर्म नगरी कुरुक्षेत्र या कई सारे इंपॉर्टेंट साइट्स आपके कहाँ पड़ेंगी? यमुना नगर में। ये इसकी खास बातें हैं। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, टॉपिक पूरा हमारा। 215 पर आ जाओ। सोनीपत का लास्ट पढ़ा था एटलस। क्या हमने एटलस के बारे में थोड़ा लिख भी लिया था? 1950, ठीक है। मेवात पे आ जाओ। नूहू लिख लो अब इसको, अब इसका नाम नूहू है। बताओ मेवात किस किस से काट के बनाया होगा? अगले पेज पे आओ जरा एक बार, अगले पेज पे मैप देखो, मेवात को ढूंढो इसमें। मेवात को देखो, नीचे है, सबसे नीचे मिल गया। मेवात को बनाते टाइम पलवल कटा होगा? पलवल तो बेटा था ही नहीं जब मेवात बना, पलवल लेट बना। पहले क्या बना? मेवात। तो बताओ मेवात को बनाते टाइम पलवल कटा होगा या फरीदाबाद? तो 2 जिले बताओ जिनको काट के मेवात बना होगा, एक ऊपर से गुड़गांव और एक फरीदाबाद। वो पेपर में फंसाएगा तुम्हें, वो पलवल लिखेगा। तुम्हारा दिमाग इतना अलर्ट होना चाहिए कि पलवल जब था ही नहीं जब मेवात बना, तो पलवल का कहाँ से एरिया आया? तो किन 2 जिलों को काट कर ये बना? एक ये ऊपर वाला गुड़गांव और एक साइड वाला फरीदाबाद। ऐसे फंसा देते हैं वो, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ उसकी पट्टी टच होती है, हम पलवल टिका, जबकि पलवल बना है 2008 में और ये बन गया 2005 में। ये लाइन यहाँ लिख लो क्योंकि बाद में याद नहीं आएगी। मेवात के पास लिखो गुड़गांव प्लस फरीदाबाद से काट कर बनाया गया। पलवल क्यों नहीं है जबकि मैप में है, उसका लॉजिक हमें पता चल गया। मेवात और गुड़गांव से काट कर बना, ये आ चुका है पहले पेपर में, इसलिए बता रही हूँ। वहाँ ऑप्शन में पलवल भी था, तो जिसने दिमाग इस्तेमाल नहीं किया उसने पलवल टिक कर दिया। ये हमेशा जब भी क्वेश्चन पूछे तो ये सोचना है कि साइड वाला जिला तब था भी कि नहीं था। वो किसी की सीमा पूछे, मैप याद है, पर उस टाइम ये भी दिमाग एकदम से सोचना कि ये उस टाइम जिला एग्जिस्टेंस में था, अगर नहीं था तो वो नाम टिक मत करना। चलो आगे पढ़ो। अब स्थापना इसकी हुई है 4/4/2005, अंडरलाइन कर लो 4/4/5। क्षेत्रफल इसका 1507 लिखा है, कहीं कहीं 1875 भी लिखा है, वो एक बार लास्ट में करेंगे। मुख्यालय टिक कर लो, सेम है। तहसीलें तावड़ू, तावड़ू में ना किला है एक। नूहू, फिरोजपुर झिरका, फिरोजपुर झिरका इंपॉर्टेंट है, कई जगह इसका नाम पढ़ेंगे। खंड टिक कर लो नगीना, यहाँ एक बड़ी मस्जिद है, नगीना की मस्जिद। तो नगीना आपके हरियाणा के किस जिले का पार्ट है? मेवात का। इसके बाद जनसंख्या कर लो 10 लाख प्लस।
लिंगानुपात सबसे बढ़िया इसका, यहाँ लिखो फर्स्ट, सबसे बढ़िया लिंगानुपात। एवरेज तुम्हारा कितना है? 879। ये देखो कितना आगे है। जो पढ़े लिखे कम है ना, वो कन्या भ्रूण हत्या भी कम कराते हैं। और जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, कौन सा जिला तुम्हारा? गुड़गांव, वो नंबर 1 था कन्या भ्रूण हत्या में। उसके यहाँ 854 लड़कियां थी 1000 के मुकाबले। यहाँ लिख लो फर्स्ट, 907 के पास। साक्षरता दर ये थोड़ी सी शर्मनाक है, क्योंकि एवरेज कितनी है हमारी? 75। और हम नंबर 1 कहाँ पढ़ रहे? गुड़गांव में। कितनी थी गुड़गांव में? 84। फिर उसके आसपास 83, 81 हमने पढ़े थे ना, ये पंचकुला, फरीदाबाद और ये अंबाला, गुड़गांव, ये पढ़े लिखे। तो ये टिक कर लो 54। ये इंपॉर्टेंट है। महिला साक्षरता में राज्य में न्यूनतम है, टोटल भी कम है और महिलाएं भी कम हैं। कौन नंबर 1 है पढ़ाई लिखाई में? गुड़गांव। लेकिन आदमी ज्यादा पढ़े लिखे पता है कहाँ के हैं? रेवाड़ी के। टोटल पढ़ा लिखा ज्यादा है गुड़गांव, लेकिन पुरुष ज्यादा पढ़े लिखे रेवाड़ी के हैं। चलो आगे देखो, जनघनत्व तो इसका ठीक ठाक है। मेवात के गठन के समय, अंडरलाइन करना, इस जिले का नाम सत्यमेवपुरम। ये कहाँ से वर्ड उठाया सत्यमेव? मुंडक उपनिषद से। यहाँ लिख लो मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद यानी मुंडक प्लस उपनिषद। सत्यमेव जयते है, ये हमारा राष्ट्रीय वाक्य है ना, सत्यमेव जयते, सत्य की ही हमेशा विजय होती है। नेक्स्ट पे आ जाओ। मेवात के पर्यटन स्थल, कंट्री क्लब है, यहाँ खाली पड़ी जमीन है तो बढ़िया चीजें क्लब बना दिया। क्लासिक गोल्फ रिजॉर्ट है, गांधी पार्क है। गांधी नहीं तो यहाँ के किन लोगों को कहा था मत जाओ? मेव जाति को। चूहीमल तालाब है, तो पूछ लेंगे चूहीमल तालाब हरियाणा में कहाँ है? मेवात में। तावड़ू का किला, ऊपर तावड़ू आया तब मैंने बताया था किला है यहाँ। अब आ जाओ पलवल पर। किस राक्षस के नाम पर है ये? पलवा असुर। पल्व नाम का असुर था तो पलवासुर। लिखो यहाँ पलवासुर। इसका वध किसने किया था? बलराम। बलराम को ही दाऊ कह देते हैं बड़े भाई के लिए। बलराम ने वध, लिखते चलो ये पलवासुर, बलराम ने वध। तो कौन सा मेला लगता है यहाँ? बलदेव छठ का मेला, ये लिख लेना बलदेव छठ। पहले ये फरीदाबाद में लगता था, अब फरीदाबाद से पलवल अलग हो गया तो पलवल में लगने लग गया। बलदेव छठ का मेला। तो बलदेव का मेला किसके लिए है? बलराम। बलराम ने कौन मारा? पलवासुर, जिसके नाम पे क्या है? पलवल। बलदेव छठ। यहीं लिख लो बंचारी गांव। किसका मंदिर है यहाँ? बलराम का। वनचारी या बंचारी एक ही मतलब है, ये बलराम का मंदिर। अब जरा मैप वापस निकालो, बताओ पलवल किसका पार्ट रहा होगा? जब पलवल बना तब क्या ये मेवात था? पलवल जब बना तो मेवात था ना उस टाइम, या नहीं था? मेवात पहले बन गया था। पलवल मेनली किससे काट के बनाया? फरीदाबाद। जैसे फरीदाबाद कितना एडवांस्ड है, गुड़गांव भी बहुत एडवांस्ड। कितने % टैक्स देते हैं दोनों? 50%। हम 20 एक तरफ और ये 2 एक तरफ। कौन कौन एक तरफ? गुड़गांव। जो टैक्स पे करेगा वो पहले पैसा कमाएगा। अब सोचो इतने एडवांस्ड में से काट के बने हैं, कौन कौन से? पलवल और मेवात। तो पलवल मेनली कटा था, यहाँ लिख लो पलवल के पास फरीदाबाद का भाग, ये फरीदाबाद का पार्ट था। ठीक है, अब इसमें टिक करना। 2008 में बना, इसकी डेट छोड़ दो, ये डेट थोड़ी गलत भी है, 15 अगस्त है ये, 15 कर लो इसको। क्षेत्रफल सिर्फ पढ़ लो 1359। हेडक्वार्टर सेम। तहसीलें टिक करना, पलवल, होडल, हथीन। कहते हैं एक ज़माने में यहाँ हाथियों की अधिकता थी, जंगल था ये बहुत पुराने टाइम में, तो इसलिए इस जगह का नाम क्या पड़ गया था? हथीन। आगे पढ़ लो पलवल, होडल, हसनपुर। हसनपुर नाम का गांव आपको जगह जगह मिलेगा। सोनीपत में भी पड़ता है हसनपुर और यहाँ भी हसनपुर। अंतर क्या है? सोनीपत के हसनपुर का क्वेश्चन बनेगा। हरियाणा की सबसे ज़्यादा मॉडर्न जिसके पास साधन है, ऐसी क्या बोलते हैं उसको? आंगनवाड़ी। अगर ये पूछे तो सोनीपत के हसनपुर की। और अगर कहें यमुना नदी हरियाणा से यूपी में एंटर करती है तो लास्ट गांव कौन सा टच करती है? हसनपुर। ये कहाँ का हसनपुर है? पलवल का। ये टिक कर लो यहाँ हसनपुर। नेक्स्ट पे आ जाओ। 10 लाख प्लस है। साक्षरता इसकी 69% है। 69 मतलब एवरेज से कम है, लेकिन किसका शहर कहलाता है? विद्यालयों का शहर। थोड़ा उल्टा है ये, विद्यालयों का शहर। आगे पढ़ना पर्यटन स्थल में पंचवटी। कुछ लोग कहते हैं कि जब
पांडव, पांडव हम सब जानते हैं, इनको अज्ञातवास मिला था ना 1 साल, जब इनको छिपके रहना था पांडवों को। अगर ये उस बीच में पकड़े जाते तो फिर इनका वो टाइम पीरियड और बढ़ जाता, तो इसीलिए 1 साल ये छिप के रहे। हरियाणा के लोगों का मानना है कि जब ये छिपते घूमते थे तब ये हमारे हरियाणा के किस जिले में ज्यादा रहे? पलवल। तो पलवल में इनके कुछ साक्ष्य मिले हैं। पंचवटी नाम की जगह, जहाँ 5 वट के वृक्ष थे, उस जगह का नाम पड़ा पंचवटी। कहते हैं यहीं पर द्रौपदी घाट है, जहाँ द्रौपदी जो है उसके नाम से फेमस है ये। तो द्रौपदी घाट पूछे, पंचवटी पूछे, कौन सा आंसर टिक करना है? पलवल। या पांडवों के अज्ञातवास में, यहाँ जो उस जमाने में जंगल थे तो इन जंगलों में वो गायब रहते थे। वैसे भी दूर बहुत हो गया ना, जैसे ये कुरुक्षेत्र वाले तो ऊपर बैठे हैं, उनको लंबा सफर तय करके जाना पड़ेगा। पलवल तो सबसे दक्षिणतम बिंदु में थे ये टिक कर लो। पंचवटी, 5 वट के पेड़ थे, और कौन रहा करते थे यहाँ? पांडव, अज्ञातवास में। सती का स्थान है यहाँ। सती मतलब किसका रूप है? मैंने एक दिन कहानी सुनाई थी, माता पार्वती के रूप हैं। शक्तिपीठ जितनी है वो पार्वती की हैं। डबचिक जगह का नाम, पांडव वन, और दाऊजी का मंदिर कौन से गांव में है? दाऊजी का बनचारी या वनचारी। कितने टोटल मंदिर हैं? 4। 3 यूपी में है, 1 हमारे यहाँ। कौन सा मेला लगता है वो? बलदेव छठ का मेला। पहले कहाँ लगता था? फरीदाबाद हरियाणा का कौन सा जिला था? 12वां। एक ब्रेक आया था उसके बाद। कब बना था फरीदाबाद? 79 में। चलो आगे पढ़ो। पलवल नगर शक्कर और साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन एटलस के लिए तो नहीं प्रसिद्ध। एटलस के लिए कौन सा प्रसिद्ध था? सोनभद्र। नेक्स्ट पढ़ना, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट याद है तुम लोगों को? हिस्ट्री में रॉलेट नाम के एक आदमी ने एक कानून बनाया। ये कानून इसलिए बनाया क्योंकि उस टाइम पे कुछ पढ़े लिखे नौजवान लड़के सरकार के विरोध में काम करने लग गए, तो उनको विरोध करने से पहले कैसे खत्म कर दें, इसके लिए एक्ट आया जिसका नाम दिया गया रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को हमने काला कानून कहा क्योंकि इसमें कोई किसी की सुनता ही नहीं था। पुलिस वाले आते, किसी भी जिसको लगता है ज्यादा देशभक्त बन रहा है, क्रांति की बातें करता है, उठाते ले जाते। उसके घर वाले उसको ना तो मिल सकते, ना कोई वकील उससे मिल सकता। वो कहाँ गया, कहाँ बंद है, कितने साल बंद रहेगा, किसी को नहीं पता। क्या पता मर गया या जी गया। ये बिल्कुल इलीगल तरीके से कार्यवाही थी। इसीलिए गांधी जी ने कहा कि भैया ये कानून है काला कानून, और इसी को नाम दिया गया था बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून। कि ना तो कोई अपील, ना वकील, ना दलील। इसका विरोध करने अपने महात्मा गांधी पंजाब आ रहे थे। तब हम पंजाब थे उस जमाने में। तो जब ये यहाँ आए, उस जमाने में ये गुजरात अलग नहीं था, ये पूरी बेल्ट बम्बई थी। तो महात्मा गांधी जिस बेल्ट में ज्यादा एक्टिव थे उस पूरी का नाम क्या था? बम्बई। ये तो गुजरात तो 1960 में बना ना, इससे पहले तो ये सब एक था। तो महात्मा गांधी वहां से कभी यहाँ रहते थे, कभी यहाँ से ट्रेन पकड़ के पंजाब के लिए जब आके उतरे, तो उसमें सबसे पहले वो जिस स्टेशन पे उतरे कि यहाँ आगे फिर दूसरे साधन से जाऊंगा, वो स्टेशन हमारे हरियाणा का कौन सा स्टेशन था? पलवल। और जैसे ही महात्मा गांधी उतरे, अंग्रेज पहले से एक्टिव थे क्योंकि गांधी बड़े आदमी थे, तो तुरंत से उन्होंने उतरते ही उनको गिरफ्तार किया, हथकड़ी पहनाई और दूसरी साइड क्रॉस करके ले गए। जो ट्रेन वापस जा रही थी बंबई, उसमें बैठा दिया। इसका मतलब महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी। जेल में नहीं गए, पहली गिरफ्तारी। इससे पहले गांधी को आए अभी 4 साल ही तो हुए हैं। गांधी हमारे देश में आए थे 9 जनवरी 1915। 15 में गांधी ने कुछ किया ही नहीं, क्यों पकड़े जाते ना? 16 गांधी ने पहला आंदोलन 17 में चलाया, और 17 के बाद लगातार फेमस हो गए, और 2 साल में गांधी की इमेज बन गई नेशनल हीरो की। इसीलिए उस आदमी को पंजाब में एंटर ना करने दिया जाए, क्योंकि पंजाब तब से, उससे पहले से अगर देखें तो क्रांतिकारियों की जन्मस्थली था। 1897 से लगातार क्रांतिकारी कहीं कहीं किसी किसी कोने में एक्टिविटीज कर रहे थे। तो क्रांतिकारियों को अगर एक तरह से एक संगठन की मजबूती मिल जाए तो वो देश को खत्म कर सकते थे, गड़बड़ वाली सरकार को। इसीलिए महात्मा गांधी को पंजाब उस टाइम पर, हम आज की क्या बात कर रहे हैं, हरियाणा, यहाँ गिरफ्तार किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे पहले गांधी कभी गिरफ्तार नहीं हुए थे इंडिया में। ये टिक कर लो। रॉलेट एक्ट का विरोध करने पर महात्मा गांधी गिरफ्तार। यहाँ डेट मेंशन कर लो, 10 अप्रैल 1919। गिरफ्तारी में जेल नहीं है, सिर्फ पकड़ के रेल दूसरी में बैठा दिया। 10 अप्रैल 1919। अगला पॉइंट पढ़ो। जनश्रुति मतलब जनता ऐसा कहती है, हमें नहीं पता, के अनुसार पांडव अज्ञातवास के दौरान पलवल में रहे। कौन सा घाट है यहाँ? द्रौपदी घाट। लिख लो यहाँ। 5 वट के पेड़ थे जिसको क्या कहते हैं? पंचवटी। द्रौपदी घाट अपने आप लिख लेना, ठीक है। यहीं पर एक लाइन लिखो,
माटिया या मोटिया का किला, मोटिया या माटिया का किला, उसी को पलवल का किला कहते हैं। माटिया, कहीं कहीं किसी किताब में मोटिया भी लिखा है, वो ये सेम ही है, का किला। और इसी का एक नाम क्या है, पलवल का किला। अब वो पलवल का किला कहाँ है ये नहीं पूछेंगे, वो कहेंगे माटिया का किला कहाँ है, ताकि तुम्हें पता ही ना चले। पलवल लिख लो यहाँ, पलवल। और शेरशाह सूरी के समय बना था, ये भी लिख लेना। शेरशाह सूरी का नाम मैं कई दिन से लगातार बता रही हूँ। कौन था शेरशाह सूरी? जिसने किसको, हुमायूं को यहाँ से चंपत कर दिया, भगा दिया था। हुमायूं 15 साल बाहर रहा था शेरशाह सूरी के कारण। शेरशाह सूरी 5 साल टिका बस, 1540 से 45। जब ये हुमायूं से लड़ता था, कभी चौसा के युद्ध में और कभी दूसरे युद्ध में, तो उस टाइम पर इसको जो तोप और बम और ये गोले थे, इन सब की जो व्यापार करता था, वो हरियाणा के कहाँ रहता था, रेवाड़ी में। क्या नाम था उस आदमी का? हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो उसने उसके व्यापार से फिर सीखा कि अगर मैं चाहूँ तो भारत पे कब्जा कर लूँ या भारत को अपना एक टेरिटरी बना लूँ, जिसके चलते हेमचंद्र विक्रमादित्य ने 1 महीने तक भारत के शहंशाह के रूप में गद्दी भी हासिल की। लेकिन फिर वो पानीपत के दूसरे युद्ध में मारा गया, उसकी आंख में तीर लग गया था ना, कहानी सारी। चलो जल्दी से पढ़ लो इसको। हम पहुंचे अज्ञातवास का पलवल। क्या बताया था मैंने भी? यहाँ माटिया का किला लिख लो। माटिया का किला ऑब्लिक किसका किला? पलवल का। किसके समय में बना? शेरशाह सूरी। सूरी का समय काल लिख लो, 1540 से 1545। शेरशाह सूरी 1540 से 45। चलो 22वें यानी लास्ट जिले पर आ जाओ। इसके साथ ये टॉपिक कम से कम जिलों के हिसाब से खत्म हो गया। यमुनानगर पे आना। 1 नवंबर 1989 4 जिले बने थे। 1 नवंबर 19 KRPY, वाई मतलब यमुनानगर, के का मतलब कैथल, क्योंकि करनाल तो फर्स्ट डे से था। कुरुक्षेत्र 73 में बना, तो के का मतलब कैथल, आर का मतलब रेवाड़ी, पी का मतलब पानीपत। पानीपत की खास बात क्या थी? पहले अलग हुआ, फिर जाके उसके साथ, किसके साथ? करनाल, फिर अलग हो गया 92 में। चलो ये टिक कर लो, यहाँ लिख लो KRPY, चारों याद रखना, इकट्ठे लिख लो KRPY। आर से रोहतक भी है, लेकिन रोहतक तो 66 से था, GHAR में आर क्या था? रोहतक। तो यमुनानगर 89। आगे पढ़ना, इसकी मुख्यालय सेम है। तहसीलों में टिक कर लो जगाधरी। जगाधरी को क्या कहते हैं? छोटी पीतल नगरी। यहाँ लिखो जगाधरी के पास इंडस्ट्रियल ब्रास शीट, तो ब्रास से बनती है शीटें, यहाँ इंडस्ट्रियल ब्रास शीट्स कहाँ बनती हैं? तुम्हारे जगाधरी में। वैसे तुम्हारी ब्रास सिटी कहाँ है? वो रेवाड़ी में, लेकिन इंडस्ट्रियल ब्रास शीट पूछ लेंगे तो जगाधरी, यमुनानगर। ठीक है, इसके बाद आगे टिक करना जगाधरी छछरौली। यहाँ लिख लो हरियाणा का चेरापूंजी। इस एक स्पेशल एरिया में बारिश ज्यादा और अच्छी होती है। छछरौली हरियाणा का चेरापूंजी। जैसे हरियाणा का हरिद्वार कहाँ था? हरियाणा का वो जो अमृतसर का गोल्डन टेम्पल टाइप का मंदिर था हमारा, कौन सा मंदिर है वो? भूतेश्वर। कौन से भगवान का है? शिव जी का। क्या नाम है उस तालाब का? रानी का। एक देवी तालाब था पानीपत में, कौन से भगवान का था? शिव जी का। किसने बनवाया था? मंगल रघुनाथ जी ने। एक राव तेज सिंह तालाब था, कहाँ था? रेवाड़ी में। ये 3 कंफ्यूजन में हमेशा रहते हैं, तीनों अलग अलग हैं। चलो ये टिक करो बिलासपुर। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट लाइन में मुस्तफाबाद कर लो, मुस्तफाबाद। अगले पेज पर आ जाओ, इसमें हो सकता है तुम्हारे इसी पेज पर हो। यमुनानगर के पर्यटन स्थल टिक करना। यहाँ एक ना किसान अपने खेत में हल चला रहा था, पुरानी बात है, उसको मिट्टी में दबी हुई एक हनुमान जी की मूर्ति मिली। तो जैसे उसने, अभी मैं आज अखबार देख रही थी, आज अखबार के हेडलाइन में था कि कौन से गांव की वो एक कुआं मिला है, मुझे ज़िला नहीं याद, आज सुबह एक बार देखा एक गांव में एक कुआं मिला, जैसे सफाई कर रहे थे तो वो देखा कि भाई ये तो कोई कुएं जैसी चीज़ है, तो गांव के लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने कुएं में सफाई की तो वहाँ एक बहुत पुरानी ईंट निकली है। और गाँव वालों का दावा है, ये आज के अखबार में था, कि वो ईंट हो ना हो हड़प्पा काल की है। तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे सीएम ने, इनफैक्ट पीएम ने पिछले साल एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसमें गाँव के जितने तालाब है
है, जिसको हम अपनी लोकल भाषा में जोहड़ कह देते हैं, इनकी सफाई का अभियान था और नाम दिया थोड़े पढ़े लिखो जैसा कि भैया सरोवर का सौंदर्यीकरण। अब जैसे ऐसे शब्द बाहर कैसे बताएं, तो हमने कह दिया हर गांव के सरोवर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। उस चक्कर में लगातार तालाब साफ किए जा रहे हैं, कहीं कहीं ईंट, कहीं मणि, कहीं कुछ ना कुछ निकल रहा है, क्योंकि ये हमारी ऐतिहासिक जमीन है जिसमें हम बैठे हैं और यहाँ प्राचीन काल में बहुत सभ्यताएं फली फूली हैं, तो उससे जोड़ के इसको पढ़ लेते हैं। पर्यटन स्थल में ये एक किसान को मिली थी ये मूर्ति, जिसमें कितने मुख थे हनुमान के? 5। हनुमान के 5 मुख तुमने भी दे, पंचमुखी हनुमान। यहाँ लिख लो, 350 वर्ष पुरानी बता रहे हैं ये मूर्ति, 350 वर्ष पुरानी, और एक किसान को मिली अपने खेत में पंचमुखी हनुमान की मूर्ति। फिर इसकी स्थापना कर दी मंदिर में। तो पंचमुखी हनुमान मंदिर किस जिले में है? यमुनानगर में। छछरौली टिक कर लो। चिट्टा मंदिर, चिट्टा क्या है? हनुमान जी का सफेद, बिल्कुल सफेद, वो नेगेटिव सेंस में नहीं, सफेद बिल्कुल मूर्ति। वैसे हनुमान जी को तुमने देखा है हमेशा उनकी मूर्ति का रंग केसरिया सा होता है ना, देखा नहीं, लोग उस पर से माथे पे लगाते हैं। यहाँ भगवान हनुमान की सफेद रंग की मूर्ति है। ऐसा माना जाता है कि जब 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला तो अर्जुन के रथ पे एक तो सारथी के रूप में भगवान कृष्ण और अर्जुन के, हाँ, ऐसी ट्रायंगल सी एक ध्वजा थी, झंडा, पुरानी मूवीज में तुमने देखा झंडे आगे लगते थे, उस झंडे पे कहते हैं हर टाइम कपी, बंदर के रूप में भगवान हनुमान विराजमान थे। लेकिन वो सबको दिखते नहीं थे क्योंकि उनका रंग था सफेद, सफेद रंग के, और दिन में सनलाइट में सफेद रंग की चीज दिखेगी नहीं, तो इसीलिए अर्जुन का नाम किताबों में कपी, ये कपी ध्वजा, यानी जिसके ध्वज पर, कपी का मतलब हनुमान, बंदर हो गए ना, वानरों की नगरी थी ना अपनी कैथल, तो कपी ध्वजा। एक बार पेपर में ये भी आया था, किसका उपनाम है कपी ध्वजा, किसकी ध्वजा पे बैठे थे कपी? अर्जुन, तो अर्जुन का नाम है कपी ध्वजा। ये टिक कर लो यहाँ। ये चिट्टा मंदिर उसी से संबंधित है, यहाँ लिख लेना, हनुमान के श्वेत रूप, हनुमान के श्वेत रूप, ठीक है। किसके रथ पर है वो लिख लो, अर्जुन के रथ पर। तो कपी ध्वजा अर्जुन का नाम पड़ गया, ये मेंशन करना यहाँ, कपी ध्वजा अर्जुन। नेक्स्ट देखो, श्री कालेश्वर महादेव मठ, कहाँ पर है ये मठ? यमुनानगर में। गुरुद्वारा पौंटा साहिब इसके पास पड़ता है। हथनी कुंड बैराज है। आदि बद्री, कहते हैं हमारी सबसे पुरानी इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक नदी सरस्वती की एंट्री यहीं से थी, यहाँ लिख लो सरस्वती, आदि बद्री से आती है ये। नर नारायण गुफा, ताजे वाला कॉम्प्लेक्स, जो पूरा एक बड़ा सा बांध टाइप आपको दिखता है, बैराज है। अगला पढ़ना, यमुनानगर जिले के पूर्व में कौन सी नदी बहती है? यमुना। एंट्री इनफैक्ट यमुना की यहीं से है, आदि बद्री से। यमुनानगर का प्राचीन नाम क्या था? अब्दुल्लापुर। अब नाम क्या है? यमुनानगर। किस सन में बना ये? 1989 में। नेक्स्ट पढ़ लो, यमुनानगर में स्थित थी सरस्वती शुगर मिल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा सुन लो। लाहौर के आसपास की बेल्ट में हमारे पूरे हरियाणा के यमुनानगर तक बहुत गन्ना, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन था गन्ने का। गन्ने को ना एक टाइम पर जब हम प्राचीन काल पढ़ेंगे तो देखेंगे कि गन्ना सबसे घटिया फसल थी, निकृष्ट मानते थे, और सबसे बढ़िया धान को मानते थे, या फिर जौ को, गेहूं को। इस गन्ने के लिए अंग्रेजों के जमाने में चीनी का इंट्रोडक्शन हुआ। चीनी हमारे देश में थी थोड़ी ना, हमारे तो पूर्वजों को चीनी पता भी नहीं थी, हम तो चीनी की जगह हमेशा गुड़, खांड और ये शक्कर और इस तरह की चीजें इस्तेमाल करते थे। अंग्रेजों के टाइम में मिल लगनी स्टार्ट हुई और चीनी का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, तो अंग्रेजों के टाइम में लगी हुई मिल लाहौर में बड़ी बेल्ट में लगाई, फिर उसी सीरीज में लाहौर की बेल्ट से ही आपके यमुनानगर में चीनी की मिल लगा दी गई। ये सरस्वती शुगर मिल एक कंपनी का नाम था, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ढेर सारी इंडस्ट्री पूरे देश में फैली पड़ी हैं, ऐसे शुगर इंडस्ट्रीज में सरस्वती शुगर मिल थी, जो मेन बेल्ट पाकिस्तान, आज के पाकिस्तान और पंजाब और हरियाणा के एरिया को कवर करती थी। तो कहते हैं जो ये हमारे यहाँ जो मिल थी ना, इसने एक जमाने में एक साल में सबसे ज्यादा गन्ना पिराई का, यानी जहाँ पे गन्ने से संबंधित काम था, उसका इसको अवार्ड मिला था। इतना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ था यहाँ चीनी का, इसीलिए न्यूज में रही थी। ये तो इंपॉर्टेंट है, ये टिक कर लो। यमुनानगर में स्थित सरस्वती शुगर मिल एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल थी। ये एक्चुअल में यहाँ थी या लाहौर में थी? लाहौर, लिख लो यहाँ। इसकी यूनिट यहाँ थी। जैसे रिलायंस का सबसे बड़ा कामकाज किन दो राज्यों में है सबसे बड़ा? या तो गुजरात में या फिर महाराष्ट्र, इसी एरिया के तो हैं वो, लेकिन उनकी इंडस्ट्री जगह जगह हाथ पैर फैला रखे हैं उन्होंने। ऐसे ही ये था।
नेक्स्ट टिक करना, कलेसर या कालेसर वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क यमुनानगर में है। 110 साल बाद यहीं पर अब बाघ दिखा है एक। तो टाइगर कमेटी और टाइगर के ऊपर बहुत सारे काम होने लग गए हरियाणा में। ठीक है, ये हमारे 22 जिले कंप्लीट हुए। एक ऊपर लाइन लिख लो, जगाधरी, इंपॉर्टेंट है वो, जगाधरी कैरिएज एंड वेगन वर्कशॉप। इसको थोड़ा सा सुन लो पहले। 1950 में हमारे यहाँ एटलस लगी, किस राज्य में, किस जिले में? सोनीपत। उसके 2 साल बाद 1952 में जगाधरी, जो किसका पार्ट है आज? यमुनानगर। तब तक तो यमुनानगर रहा भी नहीं होगा अलग, यमुनानगर तो 1989 में बना ना। ये अंबाला की बेल्ट का हिस्सा रहा होगा, पंजाब का हिस्सा। तब यहाँ पर रेलवेज ने काम किया और आपके देश में एक ट्रेन जो बहुत बाद में चली है 1989 में, जब नेहरू के 100 साल पूरे हुए। नेहरू तो मर गए थे, लेकिन उनकी बेटी के बेटे राजीव गांधी, यंगेस्ट पीएम, ने अपने नाना के याद में एक ट्रेन चलवाई थी, शताब्दी एक्सप्रेस। इस शताब्दी एक्सप्रेस को ठीक करने के लिए सिर्फ एक वर्कशॉप बनी थी, जो हमारे ऑलरेडी चलते हुए वैगन वर्कशॉप 1952 में ना हमारे जगाधरी में रेलवे के इन चीज़ों को, वैगन मतलब उसकी बोगीज और उसके ये सब पार्ट्स, इनको ठीक करने के लिए वैगन कैरिएज, जो मालगाड़ी होती है ना, कैरी करके सामान को चलती हैं, तो वैगन कैरिएज और जिसमें पैसेंजर ट्रेवल करते हैं, इनको ठीक करने का कामकाज यमुनानगर में 1952 में स्टार्ट कर दिया। 1952 के इस काम में 1989 में जब कौन सी ट्रेन चलाई गई? शताब्दी। तो ये कहा कि भाई शताब्दी में अगर कोई गड़बड़ आती है तो उसको ठीक करने भी कहाँ लेके जाएंगे? हरियाणा के यमुनानगर के जगाधरी में, जो ऑलरेडी क्या चल रहा था? वैगन कैरिएज और सारा सिस्टम। इसको ऐसे समझ लो, हरियाणा के सोनीपत में बहुत सालों से कह रहे थे कि कामकाज करेंगे रेलवे से जुड़ा। अब वंदे भारत एक्सप्रेस जितनी चल रही हैं, अब तो 15-16 चल पड़ी है ना, इनसे जुड़े डिब्बे कहाँ बनाए जाएंगे? सोनीपत के जो इस ज़िले में ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, जहाँ रेलवे का काम पहले से चल रहा है। इसको ऐसे ही जोड़ना, शताब्दी की वर्कशॉप 52 में नहीं बनी, शताब्दी चली किस साल में है? 1989। लेकिन उसकी वर्कशॉप वहां बनी जहां पहले से वैगन कैरिएज का कामकाज था, जहां पहले से वर्कशॉप थी। ये बात लिख लो, ये बाद में याद नहीं आएगी। लिखो, जगाधरी कैरिएज एंड वैगन वर्कशॉप 1952 यमुनानगर। जगाधरी कैरिएज एंड वैगन वर्कशॉप, वैगन मतलब बोगीज, वैगन कैरिएज जो सामान कैरी करते हैं, मालगाड़ी के डिब्बे वगैरह। तो जगाधरी कैरिएज एंड वैगन वर्कशॉप यमुनानगर किस सन में लिखोगे? 1952 में। यहीं लिख दो शताब्दी एक्सप्रेस, ये शताब्दी ट्रेन लिख लो। शताब्दी ट्रेन को ठीक करने का एकमात्र वर्कशॉप, अब तो बहुत हो गए लेकिन तब एक ही था, शताब्दी ट्रेन को ठीक करने का एकमात्र वर्कशॉप कहाँ बनाया गया था? जगाधरी। तो ये वर्कशॉप 1952 में बना है, 1989 के बाद बना? 89, क्योंकि शताब्दी कब चली है? 1989। पहले से क्या था यहाँ पर? वैगन एंड कैरिएज वर्कशॉप ऑलरेडी चल रहा था, उसमें एडिशन हो गया। चलो अब आ जाओ अगली हेडिंग पर। हमने अपने 22 के 22 जिले पढ़ लिए, समझ लिए। हमारी राजधानी क्या है? चंडीगढ़ किस जगह लोकेट है? एक छोटा सा हिस्सा हम टच करते हैं, हमारा एक जिला कौन सा? हमारा पंचकुला। किसको टच करता है? चंडीगढ़ को। ट्राई सिटी का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत बार बताया, 3 शहर, पंजाब का मोहाली, चंडीगढ़ और हमारा पंचकुला, इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं? ट्राई सिटी। अब ये चंडीगढ़ पहले पंजाब का पार्ट था, और चंडीगढ़ पहले था ही नहीं। इनफैक्ट पंजाब की उस ज़मीन में जिसमें हम भी थे, ऐसे सब कुछ ठीक ठाक था। हम जब अलग हुए तो पाकिस्तान के पास नवाबों का शहर चला गया जिसका नाम था लाहौर। तो एक जैसे प्राउड होता है ना, घमंड कह लो थोड़ा नेगेटिव सेंस में, पाकिस्तान को दिखता था कि भैया इंडिया के पास उत्तर भारत में कुछ नहीं है। लखनऊ तो काफ़ी दूर यूपी के हिस्से में है, उत्तर भारत में कुछ भी तुम्हारे पास राजा महाराजाओं को जो प्रेजेंट कर सके ऐसा कुछ नहीं है।
तो इसको एक चैलेंज की तरह नेहरू ने लिया और नेहरू ने कहा हम तुम्हारे इस पुराने लाहौर से बहुत बेहतर शहर बनाएंगे और ऐसा शहर जिसको दुनिया घूमने आएगी। तो एक तरह का चैलेंज लिया नेहरू ने। नेहरू जानते थे इंडिया में उस टाइम पे इतने बढ़िया आर्किटेक्ट और टाउन प्लानिंग वाले लोग नहीं थे, तो नेहरू ने अपनी जेब से, इंडिया की जेब से पैसा खर्च किया और बाहर से आदमी बुलाए। एक आदमी आया अमेरिका से और एक आदमी आया पोलैंड से। दोनों अमीर देश हैं तो कोई फ्री में काम करने कहीं नहीं जाता, सब पैसा लेते हैं। और जब कोई नए उभरते शहर में आएंगे देश में तो वो मुंह जितना खोलेंगे उतना पैसा देना पड़ेगा। अमेरिका और पोलैंड के ये दो बड़े आदमी आए, एक का नाम था अल्बर्ट मेयर और दूसरे का नाम था कुछ नोविकी करके। इन दोनों ने ना कागजों में हमारा शहर बना दिया, लेकिन इन्होंने जो शहर बनाया वो थोड़ा कंजस्टेड था। जैसे उसकी गलियां, उसके सेक्टर, छोटे छोटे ब्लॉक्स बना दिए और कहाँ क्या बनेगा वो एक आइडिया जैसे काम कर दिया। 1-1.5 साल इन्होंने काम किया। उसके बाद बाय चांस जैसे 2 साल 2.5 साल में तो जाके नक्शे तैयार होते हैं, वापसी में कभी पोलैंड वाला अपने घर जा रहा था तो प्लेन क्रैश में इसकी डेथ हो गई। इसकी डेथ हो गई, काम अमेरिका वाला और ये साथ कर रहे थे, तो अमेरिका वाले ने कहा मेरा दोस्त मर गया, मैं अकेले काम नहीं करूँगा, मैं भी इसका त्याग करता हूँ। इन दोनों ने मरा, एक आदमी है पोलैंड का नोविकी, लेकिन त्याग किसने भी कर दिया? अमेरिका। मतलब दोनों चले गए एक तरह से। अब ये आधा अधूरा नक्शा रह गया, क्योंकि लाहौर की टक्कर का अच्छा शहर बसाना है तो काम तो हम किसी न किसी से लेंगे। तब हमने फिर कांटेक्ट किया एक बहुत बहुत सुंदर शहर बसाने वाले आदमी को, जिसका नाम था ली कार्बूजियर। ये आदमी स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुआ था, लेकिन बाद में इसने फिर अपना देश छोड़ के फ्रांस में जाके वहाँ काम किया, वहाँ की नागरिकता ले ली। तो ये स्विस फ्रेंच नागरिक कहलाता है। इसकी डेथ हुई है फ्रांस में, लेकिन इसका जन्म हुआ था स्विट्जरलैंड में, क्योंकि पेपर में ये पूछते हैं इसलिए बता रही हूँ। तो ली कार्बूजियर के ऊपर क्वेश्चन बना तो इसका जन्म स्थल कहेंगे तो स्विट्जरलैंड, और इसकी डेथ हुई थी फ्रांस में। तो स्विस फ्रेंच जो आपके यहाँ पहले आए थे वो कौन से 2 देशों के थे? अमेरिका और पोलैंड। इन लोगों का योगदान ज्यादा नहीं है, लेकिन कच्चा काम करके ये गए थे। अब स्विस फ्रेंच आपका टाउन प्लानिंग करने वाला एक आदमी ली कार्बूजियर, इसके साथ एक आदमी और था मैक्सवेल फ्राई, एक ये, और एक आदमी और था इनमें, क्या नाम था उसका? जेन ड्यू। ये उतने फेमस नहीं हुए क्योंकि मेन आदमी कार्बूजियर था। तो 2 पहले काम कर रहे थे, एक मर गया, एक वापस चला गया। अब मेन आदमी है कार्बूजियर, उसको असिस्ट करते हैं 2 आदमी, जिसमें से एक का नाम है मैक्सवेल फ्राई और एक का नाम है जेन ड्यू। इन तीनों ने मिलकर काम किया, मेन इसने काम किया और उन पुरानी फाइल, उन पुराने कागजों को उठाया और उनको दोबारा से एक नक्शे के रूप में ड्रॉ किया। जो उन्होंने गलियां बनाई थी वो और चौड़ी सड़कें बना दी, जो उन्होंने ब्लॉक्स बनाए थे वो सेक्टर्स बना दिए, और इनका नक्शा उनके नक्शे से कई गुना ज्यादा सुंदर प्रतीत हुआ। इनका एक्सपीरियंस ज्यादा था। ये ऐसा नहीं कि पहली बार तुम्हारे यहीं काम करने आए हैं, ये दुनिया के बहुत सारे शहर बसा चुके थे ऐसे कागजों में डिजाइन कर करके, और जिस शहर को ये बसाते थे ना उसको ये नाम देते थे द सिटी ब्यूटीफुल। ये ब्यूटीफुल सिटी नहीं बनाते थे, द सिटी ब्यूटीफुल। और इन्होंने अपनी एक पहचान छोड़ी हर शहर में। ये हर शहर को डिजाइन करके ओपन हैंड एम्बलम, तुमने चंडीगढ़ में जहां देखा होगा एक ऐसे खुला हुआ सा हाथ का तुम्हें जगह जगह चिन्ह छोटे छोटे मिलेंगे। सबसे बड़ा 26 फीट ऊंचा ओपन हैंड एम्बलम पूरी दुनिया के जितने देश इन्होंने जितने शहर इन्होंने बसाए, कई सारे शहर, उनमें सबसे ऊंचा ओपन हैंड एम्बलम अपने यहाँ हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में बनाया। चंडीगढ़ की आबादी बहुत ज्यादा नहीं है, इनफैक्ट एरिया भी बहुत कम है। बेटा पीछे कोई बात करता ना नजर आए, जिसको टोके ना तुरंत निकल जाना क्लास से। ध्यान से सुनो, ये बार बार नहीं पढ़ाऊंगी। चंडीगढ़ जीके में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाते हैं। चंडीगढ़ का एरिया टोटल आपके भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। कितने हो गए? 36। इन 36 में चंडीगढ़ सेकंड लास्ट है। चंडीगढ़ से छोटा सिर्फ एक है जिसका नाम है लक्षद्वीप। ये बहुत ही छोटा है, 32 वर्ग किलोमीटर, इससे छोटा कोई नहीं है। सेकंड लास्ट में आती है हमारी राजधानी जिसका टोटल एरिया है 114 वर्ग किलोमीटर। दिल्ली जिसको तुम मैप पे छोटी सी देखते हो वो 1483 वर्ग किलोमीटर है, तो दिल्ली इन सबसे बड़ी है, 1483 स्क्वायर किलोमीटर। और हरियाणा का एरिया 44,200
212 वर्ग किलोमीटर। अपने आप देखो कितना अंतर है। सबसे छोटा एरिया लक्षद्वीप के पास है, महज कितने किलोमीटर? 32 वर्ग किलोमीटर। कहाँ तुम्हारा देश? 32,87,000 और कहाँ ये 32 पर सबसे छोटा। सेकंड छोटा है हमारा चंडीगढ़, कितना एरिया लेके बैठा है? 114। तुम्हारे देश की राजधानी का एरिया कितना है? 1483 स्क्वायर किलोमीटर। और तुम्हारा एरिया कितना है हरियाणा का? 44,212। अब इतने छोटे से चंडीगढ़ की आबादी भी बहुत ज़्यादा नहीं आ सकती। तो यहाँ लास्ट जनगणना में आबादी थी 10, 55, 45, 0। ऐसे ही याद कर लेना, 10, 55, 45, 0। अगर इतने लोग 114 वर्ग किलोमीटर में रहेंगे तो 1 वर्ग किलोमीटर में बहुत ज़्यादा लोगों को रहना पड़ेगा। इसीलिए जब हम अपनी बात करें हरियाणा के, तो हम खुले खुले रहते हैं। हमारे यहाँ बहुत ऐसा नहीं कि भारी भड़कम भीड़ हो। अपने यहाँ तो हरियाणा में तुम पढ़ के आए हो, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पढ़े थे तुमने? और सबसे कम इनके बीच में थे ना तुम, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। तुम्हें 2442 अगर ज़्यादा दिखता हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा दिखेगा चंडीगढ़ का, क्योंकि ये 9000 प्लस व्यक्ति रहते हैं। अगर एग्जैक्टली कहूँ तो 92-62, एग्जैक्टली कहें तो 92-62 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 9,500 के आसपास व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। तभी वो 10, 55, 45, 0 कितने वर्ग किलोमीटर में आएगा? 114 में। तो इसका मतलब बहुत घना बसा शहर है। कौन से वाला? 97% से ज़्यादा लोग शहरी हैं। गांव के नाम पर सिर्फ 2.5% की आबादी है और यहाँ के गांव बहुत बहुत एडवांस्ड हैं। यहाँ ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खेती होती है। पूरे का पूरा डिज़ाइन शहर किया गया था। कुछ आसपास छुटपुट आउटस्कर्ट्स में गांव हैं। लगभग सारी आबादी शहर में रहती है और पढ़ाई लिखाई का स्तर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सारे शहरी हैं तो ऑब्वियस सी बात है। तो एक बहुत खूबसूरत शहर के रूप में बसाया गया। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? इसकी इंग्लिश, लेकिन यहाँ चलती है हिंदी भी और पंजाबी भी। अब इसका सारा सिस्टम कौन संभाले? जैसे दिल्ली में तो सीएम है, हरियाणा में सीएम, पंजाब में, क्योंकि ये पहले पंजाब का ही हिस्सा था, तो जो पंजाब का गवर्नर या राज्यपाल होगा उसी को चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर, कि भाई आप ही देख लेना। वैसे भी तो छोटा सा, हम अगर देखें अपने हरियाणा के जिलों को तो हमारी आबादी 18 लाख प्लस थी। 18, 17, 16, 15 पढ़ के आए ना हम FHB में, तो हमारे मुकाबले देखना जरा, आधे लोग भी नहीं है। तो हमारे एक जिले को अकेला डीसी नहीं संभाल लेता, सारा काम डीसी कर लेता है। तो यहाँ का राज्यपाल पावरफुल पोस्ट है और पंजाब की बसावट भी अच्छी है। पंजाब की आप देखो लोकसभा की सीटें 13 हैं, तो इसका मतलब बसावट हरियाणा से ज्यादा है। तो राज्यपाल को ऐसे बड़ा स्टाफ भी तो मिला हुआ कामकाज के लिए, इसीलिए कह दिया कि जो पंजाब का राज्यपाल है वो चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर भी बन जाएगा। अभी कौन है वहाँ का राज्यपाल? बनवारी लाल। अब तो काफ़ी 2-2.5 साल से बनवारी लाल जी हैं, तो बनवारी लाल ही चंडीगढ़ के प्रशासक हैं। चंडीगढ़ में छोटी छोटी चीज़ें तो पढ़ेंगे ही। इसको कंपेयर किया है इंसान के शरीर के साथ। तो इंसान के शरीर में जैसे सबसे इंपॉर्टेंट होता है हार्ट, तो इसके एक एरिया को कह दिया भाई ये चंडीगढ़ का हृदय है। फिर उसके बाद लंग्स, जिसको आप कहते हैं फेफड़े, तो कह दिया ये, जैसे जगह पढ़ेंगे भाई चंडीगढ़ की ये वाली चीज़ जो है ये फेफड़े कहलाते हैं, ऐसे उसके सर से कल्पना कर दी। इसके आसपास के एरिया में एक कॉम्प्लेक्स डेवलप किया था। कैपिटल नहीं लिखा मैंने, कैपिटल कॉम्प्लेक्स ये डेवलप किया था। बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स पूरी। 2016 में आपके पूरी दुनिया में यूनेस्को नाम की एक संस्था काम करती है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो एजुकेशन के फील्ड में, साइंस के फील्ड में और कल्चर विरासत के फील्ड में काम करती है। यूनेस्को पूरी धरती पर जितने देश हैं उनकी साइट्स के लिए इसने एक लिस्ट बना रखी है जो सच में घूमने लायक हैं। उसे कहते हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, की जो पूरी दुनिया में हेरिटेज साइट्स हैं, विरासत वही पुराने टाइम से चली आ रही हैं। तो हम ये प्राउड से कहते हैं कि हमारे हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ का एक पूरा कॉम्प्लेक्स जिसमें कई बिल्डिंग्स आती हैं, जिसे कहा जाता है कैपिटोल कॉम्प्लेक्स, इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में पूरे एरिया को जगह मिल गई। इसकी खूबसूरत साइट्स इतनी अच्छी लगी यूनेस्को घूमने वालों को जो वहाँ से आए कि उन्होंने कहा कि ये पूरा
कॉम्प्लेक्स ही हम अपनी लिस्ट में लिख लेंगे। अब कोई इंडिया आएगा ना घूमने तो वो सर्च करते हैं पढ़े लिखे लोग कि भाई यहाँ क्या क्या यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है या कौन सी साइट्स रामसर शहर समझौते के अंदर है। तो जो लोग बर्ड्स, जिनको शौक है पक्षियों को देखने का, बर्ड वॉचिंग का, वो देख के आपके दो जगह आ जाएंगे, एक तो भिंडावास में और एक सुल्तानपुर में, कि भाई ये रामसर साइट्स हैं। ऐसे यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट को देखने वाले लोग जहां बंबई जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, वो चंडीगढ़ भी आ जाएंगे, क्योंकि चंडीगढ़ का कौन सा कॉम्प्लेक्स है? कैपिटोल कॉम्प्लेक्स। पूरे का पूरा किस लिस्ट का पार्ट है ये? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट का। आ गया समझ में ये? तो इसका एरिया, इसकी आबादी, इसकी जो किसके साथ इसको कंपेयर किया गया? मानव शरीर, क्योंकि उस सबसे घुमा दिया। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन है। हमने कैक्टस गार्डन इंडिया में पढ़ा था ना, अपना पंचकुला वाला, उसका नाम क्या था? बोटैनिकल एंड रिसर्च सेंटर था पूरा वो। ऐसे ही यहाँ पर हमारे तीसरे नंबर के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत का पहला राष्ट्रपति जो मुस्लिम थे, माइनॉरिटी से थे और अपने कार्यकाल में 2 साल बाद एक कमरे में मृत मिले थे। आपके आज तक 15 राष्ट्रपति बने हैं, 15वीं ये बैठी हैं, जिनमें से 2 मरे हैं। उनमें से जो तीसरा था डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1967 से 1969 के बीच में जिन्होंने भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कुर्सी संभाली, इनके नाम पर हमने अपने रोज गार्डन का नाम रखा। और बहुत खूबसूरत, पता नहीं कितने अलग अलग प्रकार के रोजेस यहाँ पर लगते हैं। सच में घूमने लायक है, देखने लायक है। तो ये फेमस है। आपने मिल्खा सिंह का नाम सबने सुना हुआ है, मूवी भी देखी होगी। उनका बेटा है जीव मिल्खा सिंह। कई लोग सोचते हैं मिल्खा ही जीव मिल्खा, नहीं, मिल्खा सिंह के बेटे का नाम है जीव मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह तो एथलेटिक्स में थे, दौड़ने में, लेकिन जीव मिल्खा सिंह दौड़ने में नहीं है, वो गोल्फ खेलते हैं, तो वो गोल्फर हैं। ये कई बार आ जाता है। नीरजा भानोट, आपने मूवी देखी होगी नीरजा, अनिल कपूर की बेटी ने उसमें मेन लीड का रोल प्ले किया था। नीरजा सच में, सच की कहानी पर बेस्ड है। और नीरजा भानोट आज से बहुत साल पहले आपके हरियाणा चंडीगढ़, जो हमारी राजधानी है, यहाँ जन्मी थी। और इन्होंने एयर हॉस्टेस के रूप में जो फ्लाइट चली थी यहाँ भारत से न्यूयॉर्क के लिए, उसमें पैसेंजर्स को सेफ बचा लिया था। तो पैसेंजर्स के लिए अपनी जान दाव पे लगा दी इस लड़की ने। बहुत पुरानी बातें कर रही हूँ, इसीलिए इनको शांतिकालीन शौर्य सम्मान मिला था। सबसे बड़ा सम्मान है आपके देश में शांति काल के लिए, अशोक चक्र। तो हरियाणा कह लो, चंडीगढ़ कह लो, यहाँ की लड़की नीरजा भानोट को कौन सा चक्र दिया गया था? इन सब कारणों से। इसके अलावा आप सबने सुकना लेक का नाम सुना होगा, मानव निर्मित है, हमने बनाई थी। हमने से मतलब है ली कार्बूजियर से बनवाई थी। जो तलहटी है ना, इसके आसपास आप कभी जाएंगे तो आप देखेंगे पहाड़ियाँ हैं, बिल्कुल उससे टच। ये पहाड़ियाँ शिवालिक रेंज है। शिवालिक रेंज में अच्छी बारिश होती है। ये इस तरीके से बनाई गई कि इन पहाड़ों पे जितना पानी आए बारिश में, वो सारा इकट्ठा होके इस झील में गिर जाए। इसी झील का नाम क्या है? सुकना लेक। और ऐसा मानते हैं कि जब सर्दियां आती हैं नवंबर के आसपास, मार्च के बीच तक, यहाँ उड़ के प्रवासी पक्षी आ जाते हैं, जिनमें साइबेरियन सारस या साइबेरियन क्रेन का नाम तुम्हें पता होगा। हरियाणा में एक तो नेशनल पार्क अपने सुल्तानपुर में और एक अपनी सुकना झील में आती हैं। तो ये फेमस बातें हैं, इसकी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, फिर ये हमारा तैयार हो जाएगा। पेज 216 पर आ जाओ। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। अच्छा, पूछा चंडीगढ़ का इनॉग्रेशन किसने किया था? 50s में पीएम से इनॉग्रेशन कराया होगा, प्रेसिडेंट से? प्रेसिडेंट, क्योंकि बड़ी पोस्ट प्रेसिडेंट की होती है। अभी मोदी जी की नहीं भतपिटी थी जब इन्होंने क्या किया इसमें, संसद भवन में प्रेसिडेंट को बुलाया ही नहीं। हर बड़े काम में चाहे पीएम करवाता हो, लेकिन पहले किसको आगे रखा जाता है? प्रेसिडेंट। तो कितने तो अखबारों ने छापी ये बात, कितने मीडिया ने उठाई कि भाई देश की इतनी बड़ी जगह बन गई जो हमारे लोकतंत्र की एक मंदिर है, और वहाँ जो मेन हेड है वो था ही नहीं। तो ये गलत बात है। यहाँ जब चंडीगढ़ का नक्शा बना ना, तो पहली ईंट रखने हमारा पहला राष्ट्रपति आया था, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि सपना प्रसाद का नहीं है ये, सपना किसका है? नेहरू का। लेकिन नेहरू ने खुद नहीं रखी इसकी नींव। यहाँ लिख लो, ये बात लिखो, इनॉग्रेशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1953 में, 52 में बनने की बात हुई थी, 53 में इसके ऊपर काम स्टार्ट हो गया था। मतलब जैसे किसी चीज की घोषणा और काम में साल लग जाता है हमेशा। अब जैसे तुम्हारा ये अयोध्या वाला राम मंदिर है, कितना न्यूज़ में रहा था। इसकी पहली ईंट तुम्हें यार चांदी की रखी थी, तो कितना वो न्यूज़ में वायरल हुआ था। किसने रखी थी वो ईंट?
मोदी जी को बुलाया गया था, मोदी जी ने पहली ईंट रखी थी वो पूरे विधि विधान से। ऐसे ही हमारे चंडीगढ़ की पहली ईंट किसने रखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। यहाँ लिख लो 1953। अब पढ़ो इसमें इसका राजधानी का पहला पॉइंट। क्षेत्रफल है 114 वर्ग किलोमीटर, मील में पूछे तो 44, जैसे हरियाणा मील में कहें तो 170, वैसे 44 212। इसके पास लिख लो सेकंड स्मॉलेस्ट है ये, फर्स्ट का नाम लिखो, पहला छोटा कौन है? लक्षद्वीप। इसके पास लिखते चलना, लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर। और दिल्ली भी लिख लो क्योंकि वो हमारी राजधानी भी है। ये हमारी राजधानी, वो भारत की राजधानी, हमसे लगता भी है। दिल्ली का एरिया 1483 स्क्वायर किलोमीटर, दिल्ली 1483। और ये चंडीगढ़ 114 और 32 कौन है? तो ये तीनों। कौन सा रैंक हुआ इसका इंडिया में? 35वां, क्योंकि टोटल कितने हैं तुम्हारे पास? 36। 36वां कौन है? लक्षद्वीप। 35वां चंडीगढ़ है। चलो आगे पढ़ो अब। तो तीनों याद रखने, लक्षद्वीप भी, दिल्ली भी और अपना चंडीगढ़ भी। चंडीगढ़ की जनसंख्या का घनत्व ये लिखा है 9262 कर लो इसको, 9262 है ये, 52 नहीं है। अब तो बढ़ गया होगा, हो सकता है क्योंकि 10-11 साल बीत गए इस बात को। 9262। मुख्य भाषाओं में हिंदी पंजाबी लिखिए नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। हिंदी पंजाबी भी है, इनके आगे लिख लो इंग्लिश, वो पहली प्रायोरिटी पर है। टोटल जनसंख्या लिखो इसी के पास 10 55 45 0, 10 55 45 0। पढ़े लिखे कम होंगे या ज्यादा? ज्यादा। लिख लो लिटरेसी रेट 86%। तुम्हारा तो हाईएस्ट भी कितना था अपने राज्य का? 84। कहाँ था 84? गुड़गांव में। तो ये हमारे गुड़गांव से भी ज्यादा एवरेज है इसकी, 86% लिख लो। ये आंकड़े 2-4 बार पढ़ने से याद हो जाते हैं। आगे पढ़ो। पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक होता है। अभी कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। मेंशन कर लो, बनवारी लाल पुरोहित। जो पॉइंट छूट जाए उसको छोड़ देना, उसके चक्कर में अगले मत छोड़ देना। बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट टिक करो। इसकी संरचना फ्रांसीसी वास्तुकार, फ्रांस का था, पैदा कहाँ हुआ था ये? स्विस में। यहाँ लिख लो ये बात, जन्म स्विट्जरलैंड और डेथ इसकी फ्रांस में हुई। नागरिक ये फ्रांस का था। जैसे कोई इंडिया का जाके बस जाए अमेरिका यूएसए में और वहाँ की नागरिकता ले ले, लेकिन जन्म तो यही हुआ ना। ऐसे ये स्विस फ्रेंच था। टिक करो। फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियर ने की। तो बर्थ लिख लेना, जन्म इसका स्विट्जरलैंड में और मृत्यु इसकी, ये नागरिकता फ्रांस की। अगला पढ़ो। मूल रूप से चंडीगढ़ का प्लान किसने कागजों पे पहले बनाया? अल्बर्ट मेयर। यहाँ लिखो अमेरिका, मेयर अमेरिका का था। और पोलैंड का वास्तुकार था मैथ्यू नोविकी। नोविकी टिक कर लो, जिसकी मृत्यु के बाद चंडीगढ़ का कार्यभार कार्बूजियर को सौंपा गया। कार्बूजियर के साथ 2 आदमी और थे, एक का नाम है मैक्सवेल फ्राई और एक का नाम है जेन ड्यू। लिखो यहाँ, प्लस कर लो, मैक्सवेल फ्राई। पर वो फेमस नहीं है। पेपर में 4 नाम आएंगे और कहेंगे कौन नहीं था इनमें से, तो हमें तीनों याद रखने हैं। कार्बूजियर तो सबको याद है, मैक्सवेल फ्राई और जेन ड्यू। ड्रू है, ड्रू, DREW, ड्रू। मैक्सवेल फ्राई और जेन ड्रू। तो ये कार्बूजियर किस देश का है? ये नागरिक है फ्रांस का, लेकिन जन्मा था स्विट्जरलैंड में। अगला टिक करो। चंडीगढ़ का नाम सब जानते हैं, कौन सी माता का मंदिर? चंडी मंदिर। हम अपने यहाँ पढ़ के आए थे, पंचकुला में है चंडी माता का मंदिर। और चंडी कैंट एरिया किसका हेडक्वार्टर था? आर्मी के वेस्टर्न कमांड का, पढ़ा था ना हमने, वही है चंडी देवी। यहाँ लिख लो पंचकुला, यही तो था कैंटोनमेंट एरिया, वेस्टर्न कमांड आर्मी, इंडियन आर्मी का। नेक्स्ट चेक करना। चंडीगढ़ को द सिटी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सिटी या सिटी ब्यूटीफुल, उसने जितने शहर बसाए सबका नाम यही रखा, द सिटी ब्यूटीफुल। इसके बाद एक पॉइंट छोड़ के अगला टिक कर लो। 1 नवंबर 66 को हरियाणा पंजाब की संयुक्त राजधानी यूटी लिख लो, यहाँ यूटी बना दी ताकि कलेश ना हो। कौन कौन लड़ते हैं इसके लिए? हरियाणा और पंजाब। हरियाणा का लड़ना वैसे देखा जाए तो बनता नहीं है, क्योंकि ये लोकेट कहाँ पर है? पंजाब। तुम सिर्फ एक डायरेक्शन में इसके साथ टच हो, ईस्ट में, बाकी इसका नॉर्थ, इसका वेस्ट, इसका साउथ, सब किस में पड़ता है? पंजाब में। अगला पॉइंट थोड़ा सा गलत है, उसको काट दो। देखो लिखा क्या है? उत्तर पश्चिम में पंजाब, पूर्व दक्षिण में हरियाणा। नहीं, हरियाणा सिर्फ ईस्ट में है, यहाँ लिख लो केवल पूर्व में।
बाकी 3 डायरेक्शन से कौन घेर के बैठा है इसको? पंजाब। तो प्रॉपर्टी पंजाब की थी। अगर दिल्ली को देखें तो हमने कितनी डायरेक्शन में घेर रखा है? 3 में, और यूपी ने 1 में। ठीक उल्टा है, चंडीगढ़ को तुमने ईस्ट में घेर रखा है और दिल्ली को तुमने नॉर्थ, साउथ और वेस्ट में। तुम्हारे हाथ से दिल्ली ईस्ट में टच नहीं है, दिल्ली ईस्ट टच करती है नोएडा, यूपी। तो उल्टा याद कर लेना, दिल्ली को तुम्हारे 4 जिले टच करते हैं और चंडीगढ़ को तुम्हारा सिर्फ 1 जिला टच करता है। तो ईस्ट में हरियाणा, बाकी सब में पंजाब। अगला पॉइंट पढ़ो। चंडीगढ़ शहर की नींव 52 में रखी थी, लेकिन इनॉग्रेशन किसने किया था आके फिर? हाँ, राजेंद्र प्रसाद ने। क्या थे वो? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रशासक टिक करो, यहाँ खाली छोड़ा तो बनवारी लाल लिख लो। बनवारी लाल बदल सकते हैं ये कभी भी, राज्यपाल तो कभी मर जाए, बुढ़े तो होते ही हैं। नेक्स्ट है स्मारक चिन्ह, क्या है इसकी? ओपन हैंड एम्बलम। ये एक ही है धरती पर, ये बहुत सारे हैं। हमारे वाले की हाइट कितनी है? 26 फीट। ये लिख लो, ये सबसे ऊंचा ओपन हैंड एम्बलम है। किसने अपनी पहचान छोड़ी है इसके रूप में? कार्बूजियर ने। नेक्स्ट पढ़ना, सांसद एमपी कौन है यहाँ की? कितनी सीटें हैं यहाँ एमपी की? एमपी की 1 सीट है बेटा। 13 तो पंजाब में है, सिर्फ 1 सिंगल। राज्यसभा की सीट है इनके पास? नहीं है। ना इनके पास विधानसभा, ना इनके पास राज्यसभा, ना विधान परिषद। सिर्फ 1 सीट है लोकसभा की, जिसपे अनुपम खेर की पत्नी बैठी है, किरण खेर। ये टिक कर लो। सिर्फ 1 सीट, सिंगल सीट है लोकसभा की। राज्यसभा 0, विधानसभा 0, विधान परिषद 0। कोई सीट नहीं, कोई सीएम नहीं, कोई एमएलए नहीं। पशु इनका है भारतीय ग्रे नेवला। टिक कर लो, इनका पशु पूछ सकते हैं। चंडीगढ़ का राजकीय पशु क्या है? पक्षी टिक कर लो, हॉर्नबिल। इनका पुष्प है ढाक। तुमने कहानी सुनी ढाक के 3 पात, ऐसे कहते हैं ना? सच बात है। ढाक को अगर आप गूगल पे इमेज में देखेंगे तो ये नेचर की अजीब सी करनी है कि वो हमेशा 3 पत्ते इकट्ठे होते हैं, जैसे गुच्छा सा होता है 3 पत्तों का। इसीलिए कहावत बनी कि तुम्हें कितना ही समझा लो, रहना तुम्हें ढाक के 3 पात ही है, कि आप कुछ भी कर लो वो 3 पत्ते हमेशा साथ रहेंगे। तो ढाक के 3 पात, इसका पुष्प है ये ढाक। नृत्य टिक कर लो, भांगड़ा और गिद्दा तो पंजाब का असर है तो उन्हीं का होगा। आधिकारिक भाषा लिख दिया ओपन हैंड। क्या है इनकी भाषा? पहली प्रायोरिटी इंग्लिश, उसके बाद पंजाबी और हिंदी। लिख लो इंग्लिश। ऑफिशियल लैंग्वेज कहें तो इंग्लिश। फ्रूट लिखो इनका आम, जो देश का भी है। और इनका ट्री लिखो मैंगो ट्री। देश का ट्री कौन सा है? बरगद, बैनियन। और आपके हरियाणा का? पीपल। हमने देश से अलग बना रखा है। देश का ट्री कौन सा? राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, बैनियन ट्री। और हमारा पीपल। और हमारे चंडीगढ़ ने क्या बना रखा है? मैंगो ट्री। इनका मैंगो ट्री है। तीनों के अलग अलग। देश का बरगद या वट वृक्ष, और हमारा पीपल, और इनका मैंगो। अगला पॉइंट, 25 सितंबर 2005, इसको टिक कर लो। 2005 मनमोहन सिंह हमारे पीएम थे। राजीव गांधी चंडीगढ़ टेक्नोलॉजी पार्क। टिक कर लो राजीव गांधी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है तो पार्क का नाम राजीव गांधी रखेंगे। राजीव गांधी टेक्नोलॉजिकल पार्क। बताओ कहाँ है राजीव गांधी टेक्नोलॉजिकल पार्क? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ कितनी तरफ से हरियाणा को टच करता है और बाकी 3 तरफ? तुम दिल्ली को कितनी तरफ टच करते हो? कौन सी साइड नहीं है हम? जबकि चंडीगढ़ के हम किस तरफ बैठे हैं? ईस्ट में। चंडीगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग अब तो छोड़ दो, 21-22 टिक कर लो, देश के अन्य हिस्सों से जोड़ता है। अगले पार्ट पर आ जाओ। स्टेडियम सारे पढ़ लेना, इसके संरचना टिक कर लेना। मानव शरीर लिख लो यहाँ। चंडीगढ़ की संरचना मानव शरीर से मेल खाती है। पेपर में आया था ये, कोई सोच भी नहीं सकता कि मानव शरीर आंसर होगा। तो चंडीगढ़ की संरचना किस पर आधारित है? मानव शरीर पर। पहला टिक करो। चंडीगढ़ की संचार प्रणाली को, क्या है संचार प्रणाली? नेटवर्क। सड़कें बहुत बढ़िया आपस में जोड़ती हैं, बहुत चौड़ी और सुंदर बढ़िया सड़कें हैं। हार्ट ऑफ चंडीगढ़ क्या कहलाता है? सिटी सेंटर। घूमने फिरने की जगह सिटी सेंटर, हार्ट ऑफ चंडीगढ़। चंडीगढ़ के फेफड़े क्या कहलाते हैं? लेजर वैली, वो भी घूमने फिरने की जगह। और चंडीगढ़ का सिर कहलाता है कैपिटल कॉम्प्लेक्स। बताओ किसने डिजाइन किया था ये? ली कार्बूजियर ने। लिख लो फटाफट से, ली कार्बूजियर। 2016 में किस लिस्ट में नाम आ गया इसका? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। ली कार्बूजियर ने डिजाइन किया 2016, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ऑफिशियल लैंग्वेज बताओ चंडीगढ़ की। चलो बाकी अब पढ़ेंगे हम लोग कल।